हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिट 3 में से है। इसका फर्स्ट चैप्टर वैश्विक पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है उसमें, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता और संसाधनों की कमी के बारे में उसमें बताना था। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया था आपको, उसमें वैश्विक पर्यावरण मुद्दों के बारे में इन सबसे रिलेटेड टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया था, जिसमें वैश्विक समाधान भी खोजे गए थे। इंटरनेशनल लेवल पर ये समाधान भी निकाला गया था इन सब चीज़ों को कम करने के लिए। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा था जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर। अब हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़े। अब देखो, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों में जलवायु परिवर्तन भी इन्वॉल्व होता है। जैव विविधता तो होती ही है, क्योंकि जैव विविधता क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जीव जंतु, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी वैरायटीज़ वगैरह होती हैं, तो वो लुप्त होते जा रही हैं। तो और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग भी है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे बताया था कि जो धरती का तापमान है वो बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है। तीसरी चीज़ संसाधनों की कमी होती जा रही है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर जो संसाधन है, जिसमें जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं, कुछ तेल वगैरह, कोयले वगैरह, इन सब चीज़ जो आते हैं वो जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो ये बिल्कुल लिमिटेड है, जिसका उपयोग हमें बहुत कम करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे सुझाव दिए गए थे। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन, अब इन सब चीज़ों से जो क्या होता है कि इकोसिस्टम भी दिक्कत आती है उसमें। पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, इकोसिस्टम होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोग उसमें रह रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट में जी रहे होते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो। तो वो इससे एक तरीके से उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। ये पूरी तरीके से जिस तरीके से लाइफस्टाइल इंसान जी रहा होता है, तो चाहे वो जानवर वगैरह जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उनकी भी एक अलग प्रोसीजर होता है, इन लोगों का इनका अलग प्रोसेस होता है लाइफस्टाइल जीने के लिए, तो इकोसिस्टम में इन्वॉल्व होता है। तो इसमें नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन क्या होता है, मैंने आपको बताया था जलवायु परिवर्तन होता है वेदर में चेंजेस आते हैं। अब वेदर में कैसे चेंजेस आते हैं, अब इंडिया में देखोगे तो नॉर्थ की साइड और साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट। अब नॉर्थ की साइड में देखोगे तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी, साउथ की साइड में देखोगे तो जो है बहुत ज़्यादा 12 महीने वहाँ पे गर्मी नज़र आएगी। ईस्ट की साइड में थोड़ी ठंडक भी रहती है, कई बार उसमें चेंजेस आते हैं थोड़ी सी, फिर गर्माहट भी आने लगती है, कई बार वहाँ पे बारिश वगैरह भी होती है। अब वेस्ट की साइड में देखोगे गर्मी भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, कई बार वहाँ पे ओले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये वेदर चेंजेस की वजह से ही होता है। अब वेदर चेंजेस का मैंने आपको बताया था कि वेदर चेंज कैसे होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर कर दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर उससे पूरी वीडियो देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे मुद्दे थे उठाए गए जिसके तहत जिसमें जो है जलवायु परिवर्तन भी इन्वॉल्व हुआ था। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ भारत से रिलेटेड हो, अब इंटरनेशनल लेवल पर कैसे उठ सकता है ये मुद्दा, देश में चाहे वो बाहर के जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब में ही वेदर के चेंजेस आते हैं। कहीं देखा जाए तो सूखा पड़ जाता है, कहीं देखा जाए तो फिर बारिश होने लगती है, तो वो जलवायु परिवर्तन का ही एक तरीके से प्रभाव है। तो सबसे पहले क्या है कि जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य किसी वैश्विक तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। अब मौसम का पैटर्न कैसा होता है कि जो हमारे वेदर है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं मौसम। अब कई बार बादल वगैरह छाएंगे तो हमें लगता है, ये आशंका जताई जाती है कि उसमें बारिश होगी। कई बार धूप इतनी तेज़ होती है तो ऐसा लगता है कई जगह पे इतनी गर्मी है तो धूप की वजह से। तो एक तरीके से ये बदलाव वगैरह जो आते हैं वो जलवायु परिवर्तन होता है। और जीवाश्म ईंधन के दहन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ये क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स का, और उस प्राकृतिक संसाधन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसका अत्यधिक दोहन किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा ही उसका मिसयूज़ किया जाता है। तो जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है। और जलवायु परिवर्तन को रहते नहीं रोका गया तो लाखों लोग जो है वो भूखमरी से, जल संकट से और बाढ़ जैसे विपदाओं से के शिकार बन सकते हैं। बाढ़ जैसी विपदाएं कैसी होती हैं, जलवायु में चेंजेस आएंगे तो कई जगहों पर बादल वगैरह
आप लोगों ने कभी सुना होगा कि नॉर्थ साइड में बादल वगैरह बहुत फटते हैं पहाड़ों की वजह से। तो नॉर्थ साइड में होने की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे बादल की वजह से बाढ़ आती है, और पहाड़ों के किनारे रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको बाढ़ का सामना करना पड़ता है। पानी के लिए कई बार उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, और कई बार भुखमरी कैसे आ सकती है। अब अत्यधिक सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, खेती नहीं होगी तो फिर वहाँ पे अनाज कैसे होगा, जिसकी वजह से वो भुखमरी के शिकार बन सकते हैं। तो इनमें चेंजेस लाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब पिछले 100 वर्षों में अंटार्कटिका के तापमान में 2 गुनी वृद्धि हुई है, और इसके कारण इसके बर्फीले क्षेत्रफल में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। और इस प्रकार की जो वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें होने वाले बदलावों के कारण वहाँ पर जीव जंतु भी प्रभावित हुए हैं। अब इसकी वजह से जो है वहाँ के जीव जंतु जो हैं वो भी प्रभावित हुए हैं, और धरती के तापमान में वृद्धि के कारण हिमनद और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ़ पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप सागर तटीय इलाकों के डूबने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बन गया है। अब जो है धरती के तापमान में वृद्धि होने की वजह से हिमनद और जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं एक तरीके से जो जिनकी जगहों पर बर्फ़ पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ जमी हुई होती है किनारों में, तो उसकी पिघलने का रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है गर्मी की वजह से, जिसके परिणाम सागर तटीय इलाकों के डूबने का बहुत ज़्यादा खतरा है। सागर तटीय इलाके जो होते हैं, सागर के किनारे जो इलाके बसे हुए होते हैं। अब देखो कि मुंबई इलाका है जो है वो समुद्र के किनारे है, कई बार समुद्र में लहर उठती है तो समुद्र के किनारे में बसे हुए लोग जो होते हैं वो उन लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है इस चक्कर में। और जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन और भूमि अपरदन जैसी समस्याएं भी पैदा होंगी, और जल की गुणवत्ता में कमी आएगी, और ताज़े जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव भी पड़ेगा। और जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। अब ये भी जो है खाद्य सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, और जलवायु परिवर्तन से फसलों की पैदावार कम होगी, परंतु अनाजों की पोषण गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा कम होगी। जो अनाजों की पोषक गुणवत्ता है उसमें भी कमी आएगी। और रोज़गार परिवर्तन के कारण क्या हो सकता है कि रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है, रेगिस्तान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ रहा है हर चीज़ का, तो वहाँ पे रेत वगैरह ही इन्वॉल्व होंगे, और गर्मी की लहरें और जंगल की आग आम होती जा रही है। उच्च तापमान भी अधिक तीव्र तूफान, सूखा और अन्य चरम मौसम का कारण भी बन गए हैं। अब ये वेदर चेंजेस की वजह से जो है जंगलों में आग लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC बोलते हैं, तो उसके अत्यधिक यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारी, जो मैंने आपको बताया था कि जो पूरा वर्ल्ड की बाहर जो एक ओजोन परत है उसको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी पराबैंगनी किरणें जो सूरज के थ्रू आती है, तो उसके तहत जो है पूरे जो वर्ल्ड है उसमें नुकसान पहुंचा रहा है इसकी वजह से। और वेदर चेंजेस होने की वजह से जो है वो मौसम में चेंजेस होते हैं, और उसके बाद तूफ़ान, सूखा आने की बहुत ज़्यादा परेशानी उनको सामना करना पड़ता है। और पर्यावरण जो है जैव मंडल का आधार है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से विकास की जो तीव्र प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें पर्यावरण के आधारभूत नियमों की अवहेलना की गई, जिसका परिणाम पारिस्थितिकी असंतुलन एवं पर्यावरण निम्नीकरण के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। अब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो जैव मंडल का आधार माना जाता है, इसका बेस माना जाता है जैव मंडल को। जैव मंडल का आधार किस तरीके से, अब जैव क्या होता है कि जीव जंतु वगैरह जो होते हैं, तो उसका बेस माना जाता है पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण में सारे जीव जंतु ही मिलेंगे। जंगलों में देखोगे जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, वो पेड़ों में ही बसेरा अपना बनाए हुए होते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह लगानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो जिसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट में जितने भी पेड़ पौधे, जो जंगल वगैरह उनको काटा गया है, काटने की वजह से पर्यावरण निम्नीकरण भी आया है, और जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जलवायु परिवर्तन जनित सूखे और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर पलायन होने से सामाजिक संतुलन भी बिगड़ेगा। अब जलवायु परिवर्तन के साथ साथ सूखे और बाढ़ के कारण क्या होगा कि पलायन होने से सामाजिक असंतुलन बिगड़ेगा। अब पलायन कैसे होता है, पलायन होता है एक तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं, पलायन उसे बोला जाता है, तो जिसकी वजह से सामाजिक संतुलन भी बिगड़ेगा, और इसके परिणाम स्वरूप अस्थिरता और हिंसा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय असुरक्षा भी पैदा होगी।
अब जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा नामक एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन जो है वो कई समुदायों के आपसी तालमेल को प्रभावित भी करेगा। अब जितने भी समुदाय हैं उसमें उसके आपसी तालमेल जो है उनको भी प्रभावित कर सकता है ये आगे आने वाले टाइम में। और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है, विश्व के समस्त क्षेत्रों में दिखाई देगा। अब आज प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम से कम करने के साथ पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए दीर्घकालिक यानी सतत विकास की आवश्यकता है। दीर्घकालिक यानी मतलब कि सतत विकास की आवश्यकता है, मतलब इसका कम से कम यूज़ किया जाए और सही प्रकार से यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, इसका डेवलपमेंट सही प्रकार से हो ताकि किसी भी जो है इकोसिस्टम को नुकसान ना हो, सोसाइटी को नुकसान ना हो, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को नुकसान ना हो, उसका सही प्रकार से सतत विकास हो। अब आता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब देखो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सारे सम्मेलन आयोजित किए गए थे जिनमें कुछ प्रोटोकॉल वगैरह जारी किए गए थे जिसके तहत इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो है समाधान खोजे गए थे। अब एक और समाधान था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए गए थे। तो जिसमें 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC है पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे बोलते हैं। इसका जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है, जिसे UN मतलब संयुक्त राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन मतलब कि जो है क्लाइमेट चेंजेस, और फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब फ्रेमवर्क से F और कन्वेंशन मतलब C पर हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में आयोजित किया गया था। ये कि जिसे रियो शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, या रियो सम्मेलन के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको एक स्तर पर स्थिर, जिससे एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके। एक तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको उत्सर्जन को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, ये कन्वेंशन जारी किया गया था। एक लिमिट्स इनकी तय कर दी गई थी कि इनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाएगा और ताकि जो इनके खतरनाक नतीजे हैं उनको रोका जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो इकोसिस्टम है, उसको स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जो सतत विकास हैं उनको जो है उनका विकास करके उन लक्ष्यों को प्राप्त भी किया जा सके। अब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने वित्त और तकनीकी सहायता से जलवायु संबंधी उपायों और संस्थागत विकास के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। अब जो है ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है उसने वित्त और तकनीकी सहायता भी दी थी। वित्त और तकनीकी मतलब कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, जिसमें पैसे वगैरह भी दिए जा सके, और जो है जलवायु संबंधी कुछ उपाय वगैरह भी दिए थे, और संस्थागत विकास के संबंध में जो दिशा निर्देश है उसको निर्धारित भी किए गए थे, ताकि जो सभी देश हैं वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ ऐसे शर्तें वगैरह रखी गई थी, कुछ ऐसे लक्ष्य थे जिनको पूरा कर सके। अब सदस्य राज्यों द्वारा कन्वेंशन ऑफ पार्टीज की बैठक बुलाई जाती है ताकि वह कार्यवाही के विकास और इसके प्रगति की समीक्षा कर सके। अब कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ की जो है स्थापना की गई थी, मतलब इसकी बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी देश इन्वॉल्व हुए थे और इन कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ ने कई समझौतों का निर्माण किया था। सभी लोगों ने ये कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ की एक बैठक बुलाई थी जिनमें सभी देश इन्वॉल्व हुए थे और उसी में ही जो है 3 समझौतों का निर्माण किया गया था, जिसमें बर्लिन जनादेश हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, और जैसे समझौते इसमें शामिल हुए थे। तो बर्लिन जनादेश क्या था कि 1995 में बर्लिन में कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ की पहली बैठक हुई थी और जिसके पश्चात ऐसा माना गया था कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन अपने सदस्य देशों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब इसके तहत जितने भी देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे तो उसमें सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ उन पर फोर्स कर सकता है कि ग्रीन हाउस गैसों को वो कम से कम यूज़ करें, मतलब ग्रीन हाउस गैसों को जो है उसके उत्सर्जन को कम से कम किया जा सके। और इस कन्वेंशन को सुदृढ़ करने के लिए एक संभावित प्रोटोकॉल की संरचना की एक रूपरेखा तैयार की गई थी और जिसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के कानूनी रूप से बाध्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था और यह प्रस्तावित कानूनी समझौता इस संबंध में विकसित देशों को निर्देशित करता था।
अब ये समझौता जो है प्रोटोकॉल जारी किए गए थे कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसकी वजह से जो है सभी देशों पर यह बाध्यकारी था, ताकि क्योंकि सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और सभी देशों पर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी था, ताकि वो जो है ग्रीन हाउस गैसों को वो रोक सके। दूसरा समझौता किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में ये रियो के पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था, जिसे मैंने आपको बताया था रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ही स्वाभाविक परिणाम था। और इस समझौते पर जापान के क्योटो शहर में, जापान का एक शहर था क्योटो, वहाँ पे 1995 में एक समझौता किया गया था। 160 लोग इसमें इन्वॉल्व हुए थे और ये एक महत्वपूर्ण समझौता था जिसमें विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती की बात कही थी। अब देखो कि जो बर्लिन जनादेश में जो समझौता हुआ था उसकी असफलता रही थी, जिसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया गया था 1997 में। और ये समझौता जो था वो राष्ट्र राज्य को 2 श्रेणियों में विभक्त करता था, जिसमें विकसित देश इन्वॉल्व हुए थे जिसे बोलते थे कि अनेक्स 1, और जिसमें विकासशील देश हुए थे जिसमें अनेक्स 2 जिसे बोलते हैं। तो इसे देश बोला जाता था अनेक्स 1 और अनेक्स 2। अनेक्स 1 था विकसित देश जिसमें इन्वॉल्व हुए थे और अनेक्स 2 था जिसमें विकासशील देश इन्वॉल्व हुए थे। तो क्या हुआ था कि समझौते के निष्कर्ष में क्या कहा गया था कि विकासशील देश बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और इसके लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। अब विकसित देश कैसे जिम्मेदार हैं? अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनमें पर्यावरण पर कटौती की है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। तो इसके तहत ये समझौता जब हुआ था, इसके तहत ये कहा गया था कि जो विकासशील देश हैं वो कम जिम्मेदार हैं और विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए। जब से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं तब से पर्यावरण संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मुद्दे पर व्यापक वाद विवाद जारी भी रहा है, क्योंकि विकासशील देशों पर इतना बर्डन नहीं पड़ा, लेकिन विकसित देशों पर इतना बर्डन पड़ा था कि उनको ये लग रहा था कि सारा बर्डन हम पे किया है और उसको कम करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी। और समझौते के अनुसार चीन, भारत और अन्य विकासशील देश जो थे इसकी शर्तों से मुक्त रहे थे, क्योंकि जहरीली गैसों के उत्सर्जन से उनकी बड़ी भूमिका नहीं थी। और आलोचकों का मानना ये है कि वह भी जल्द ही इस श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन जो आलोचक थे, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व तो हुए थे, कुछ लोग क्योंकि 160 देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे जिनकी सहमति थी इसको अपनाने की, लेकिन जो उसके आलोचक थे उनका मानना ये था कि विकासशील देश भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि विकासशील देशों के बाद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसके उत्सर्जन को आगे रोक सके। क्योटो द्वारा निर्धारित मानक अत्यधिक आशावादी है, जबकि कुछ इसे अनुचित मानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसों से निपटने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अब जो है ये जो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके आलोचकों को मानना ये है कि सिर्फ लोग इसको मान तो लिया, अपना तो लिया है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अनुचित मानते हैं लोग इसको क्योटो प्रोटोकॉल को, क्योंकि इनको ये लगता है कि ग्रीन हाउस गैसों से निपटने के लिए इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के जो ये क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित किया गया था, इनके पास कोई ऐसा जो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों को रोका जा सके। इनके पास कोई ऐसा, वो कुछ नहीं कर सकते इससे निपटने के लिए। तीसरा है पेरिस जो पेरिस समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ था 2015 में यूएनओ के वार्षिक जलवायु सम्मेलन में COP21 के दौरान 12 सितंबर को पारित किया गया था। और इस समझौते का लक्ष्य क्या था कि औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को कम रखना है। अब औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में, औद्योगिक काल जब था, जब देश में जो है औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले के टाइम में और उसकी कंपैरिजन में आज के टाइम पे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को कम रखना है। पहले तो बहुत ज़्यादा था, औद्योगिक काल से पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें का उत्सर्जन होता था, लेकिन उस लेवल पर नहीं होता था। लेकिन अब उसको कम रखने के लिए ये लक्ष्य पारित किया गया था। और यह एक ऐतिहासिक समझौता था, क्योंकि इस समझौते में विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों ने भी उत्सर्जन कटौती के स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के विचार को अपनाया था। अब क्या था कि क्योटो प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को इन सब चीज़ों से, इन शर्तों से बिल्कुल अलग रखा था,
लेकिन जो ये पेरिस समझौता हुआ था, इसके तहत विकासशील देश भी इन्वॉल्व हुए थे इसमें, और उन्होंने भी ये माना था कि वो भी इनके उत्सर्जन में कटौती करेंगे, उत्सर्जन को रोकेंगे इसको, और स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के विचार को अपनाया था। स्वैच्छिक प्रतिबद्धता इट मीन्स कि विकासशील देशों ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की थी इस चीज़ के लिए कि वो भी इसके उत्सर्जन को रोकेंगे। और पहली बार कानूनी रूप से एक बाध्यकारी एक समझौता के तहत सभी देशों को साझा उद्देश्य की पूर्ति हेतु साथ लाया गया था, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटा जा सके और अनुकूलन के प्रयास सुनिश्चित किए जा सके। इट मीन्स कि पहली बार सभी देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सबको एक साथ लेकर आए थे इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोका जा सके ताकि। तो ये थे पूरे 3 पॉइंट्स इसमें, जिसमें मैंने आपको बताए थे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कन्वेंशन का जो बताया था आपको, फ्रेमवर्क कन्वेंशन का। अब मैंने आपको कवर करवा दिया इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये टॉपिक यहाँ पे होता है क्लियर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।